अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुश आमदीद। आज हम फिजिक्स में 2017 का जो पेपर आया था फिजिक्स का बोर्ड का, आज हम उस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये है वो पेपर आपके सामने। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात करते हैं जी। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है, अ बस ऑफ वेट 30,000 न्यूटन। एक बस है जिसका वेट आपको दिया हुआ है 30,000 न्यूटन, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो आपको दी हुई है 14 मीटर पर सेकेंड। इट्स एक्सेलरेशन इज, उसकी एक्सेलरेशन आपको बतानी है। देखिए जी, ये सिर्फ वैल्यूज आपको गुमराह करने के लिए दी हुई है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कहीं जब भी कोई चीज़ चलती है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होती। अगर एक्सेलरेशन होती है तो फिर उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आ रही होती है। तो ये बस चूंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, इट मीन्स इट हैज नो एक्सेलरेशन। आंसर क्या होगा? जीरो। उसके बाद अगला है जी, द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज। ठीक है, ये द है और ये क्लॉक है। आपसे कहा जा रहा है कि घड़ी का जो मिनट वाला कांटा होता है उसकी एंगुलर स्पीड क्या है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। हमें क्या बतानी है? हमें एंगुलर स्पीड चेक करनी है जी। किसकी? मिनट हैंड की। मिनट हैंड की। अच्छा, आपने देखा होगा घड़ियों में हमारे पास दो सुइयां होती हैं। एक होती है जी सेकंड, वैसे तो तीन होती हैं। एक होती है जी ये सेकंड्स वाली। ठीक है, ये होती है सेकंड वाली। फिर एक ज़रा बड़ी साइज की होती है, थोड़ी मोटी होती है, वो मिनट काउंट कर रही होती है, उसको हम कहते हैं मिनट हैंड। ठीक है जी। जब वो एक पे आ जाती है तो हम कहते हैं 5 मिनट हो गए, जब दो पे आ जाती है तो हम कहते हैं 10 मिनट हो गए, जब तीन पे आती है तो हम कहते हैं कि वो 15 मिनट हो गए। और एक होती है जी तीसरी, आवर एंड। ये हमारी जो है वो घंटे बताती है। ठीक है, एक पर आ गया तो 1 घंटा, दो पे आ गया तो 2 घंटा, तीन पे आ गया तो 3 घंटा। इस वाली की बात हो रही है, मिनट हैंड की। ठीक है जी। तो मिनट हैंड की बात हो रही है, यानी वो वाला सुई जो आपका जब घूम रही होती है तो आप मिनट कैलकुलेट कर रहे होते हो। ठीक है जी। तो जब आपका ये वाली पूरी घड़ी एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगा, ये मिनट वाला जब एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगा तो आपके 60 मिनट हो जाते हैं, यानी 1 घंटा हो जाता है। सही बात है ना? अगर आपकी जो मिनट वाली घड़ी है, मिनट वाली जो सुई है, अगर वो 12 से स्टार्ट हुई और दोबारा 12 हो गई तो फिर 1 घंटा हो जाता है, यानी 60 मिनट में वो पूरा एक चक्कर काट लेती है। तो मिनट हैंड जो है, जो मिनट हैंड वाली ये जो सुई है ये वाली, इसका टाइम पीरियड कितना है जी? 60 मिनट्स। ठीक है जी, 60 मिनट्स है। और इसको अगर आपने सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो टाइम पीरियड जो होता है इस मिनट वाली सुई का, ये कितना होता है? 3600 सेकेंड। ठीक है, ये जरा ध्यान में रख लेगा। टाइम पीरियड क्या है? 3600 सेकेंड। तो आपकी मिनट वाली सुई जब पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी, जब एक पूरा रेवोल्यूशन हो जाएगा, तो कितना टाइम गुजरा होता है? 60 मिनट गुजर जाते हैं। 60 मिनट पास हो जाते हैं जब पूरा एक चक्कर काट लेता है। 60 मिनट का मतलब हो गया तकरीबन 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड इसका टाइम पीरियड हो जाता है। एंगुलर वेलोसिटी हमें बतानी है जी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एस अपॉन आर। जब पूरा एक सर्किल एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है तो डिस्टेंस कितना तय होता है? 2 पाई आर। आर से आर कैंसिल हो गया तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 2 पाई। ठीक है जी। तो 2 पाई हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डाल देते हैं। टाइम पीरियड हमने कितना चेक किया इसका? 3600। ठीक है जी। 2 1 2 और 2 1800 तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ रही है इसकी? पाई डिवाइडेड बाय 1800। ये होती है जी हमारे मिनट की जो सुई होती है उसका आप समझ लें एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ये पाई अपॉन 1800। अगर यहाँ हमें सेकंड की पूछी जाती, लेट्स से कि सेकंड की पूछी जाती, तो सेकंड का टाइम पीरियड चेंज हो जाता। ठीक है जी। सेकंड का टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। सेकंड की जो सुई होती है जब ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है तो 1 मिनट हो जाता है ना? सेकंड की सुई जब पूरा कंप्लीट कर लेगी तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो टाइम पीरियड हो गया 60 सेकंड। ठीक है, बाकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो ही रहेगा क्योंकि पूरा एक चक्कर जब कंप्लीट होगा तो 2 पाई आर। आर से आर कैंसिल, 2 पाई। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना है? 60। 2 1 2 230 जा। ठीक है। तो सेकंड की जो सुई होती है उसकी एंगुलर स्पीड क्या हो गई? डब्ल्यू इज इक्वल ओमेगा इज इक्वल टू पाई अपॉन 30। इसी तरीके से अगर हमें ये मिनट के बजाय आवर की घड़ी का निकालना है, आवर वाली सुई का,
ठीक है, तो उसका भी अगेन टाइम पीरियड चेंज होगा। अब आवर वाली सुई जो है, जब वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है, यानी 12 से शुरू होगा पूरा 1 घंटा, यानी दोबारा 12 होगा, तो आपके 12 घंटे बनते हैं। पूरा एक दिन नहीं बनता, 2 दफ़ा जब चक्कर होता है तो फिर पूरा एक दिन बनता है। आपकी सुई जो है, आवर वाली सुई 12 से स्टार्ट हुआ, पूरा जब कंप्लीट करके वापस जब 12 पे आएगा तो 12 घंटे बनते हैं जी, 12 आवर्स। ठीक है, इस 12 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3600 को मल्टीप्लाई किया हमने 12 से, तो टाइम पीरियड इज 43,200। ठीक है जी, अब ये हम वैल्यू डाल देंगे, थीटा हमारे पास है 2 पाई और 43,200, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 00। ये होगा जी इसकी एंगुलर स्पीड आवर वाले की, पाई डिवाइडेड बाय 21600। ठीक है, तो मैंने तीनों को कैलकुलेट करके दिखा दिया, बहरहाल हमारे से ये वाला पूछा गया था। ठीक है जी, तो हम आते आगे, तो ये हो गया पाई अपॉन 1800। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। एक थीटा एंगल के साथ आपने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया है, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल मेजर किया जा रहा है। विल बी मिनिमम एट, अच्छा यहाँ कुछ मिसिंग है, अगेन गलती है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। अगर हम आंसर को देखें तो यहाँ वेलोसिटी मिसिंग है। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी, तो वर्टिकल वेलोसिटी का वर्ड होगा यहाँ पे, वर्टिकल वेलोसिटी विल बी मिनिमम एट, किस टाइम पे मिनिमम होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो ये थोड़ा सा एरर है इसमें। अगले पर आते हैं जी, टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन फोर्स, टॉर्क मैक्सिमम होती है जब फोर्स क्या हो। देखिए जी, टॉर्क के बारे में मैंने आपको बताया था, टॉर्क जो है वो फोर्स और मोमेंट आर्म का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। या डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने टॉर्क को क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। ठीक है जी, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, एफ डी साइन थीटा। ठीक है जी, अगर हमारे पास थीटा 0 होता है, ठीक है, थीटा अगर हमारे पास 0 होगा तो साइन 0 जो है वो क्या होता है, 0। ठीक है, और ये पूरा टॉर्क जो है आपका 0 हो जाएगा। और अगर हमारे पास थीटा 90 होगा, 90 होगा तो साइन 90 जो है वो 1 के बराबर होता है, टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा। टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा कितना, एफ मल्टीप्लाई बाई टी। बाकी इससे बीच की वैल्यू में टॉर्क जो है वो मैक्सिमम से कम होता है। तो कब मैक्सिमम हो रहा है जी, जब हमारे पास जो है एंगल 90 डिग्री का है। एंगल 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, मोमेंट आर्म और टॉर्क के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या है जी, कि टॉर्क मैक्सिमम होती है जब फोर्स जो है इस परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म और फोर्स जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हो, तो ये मैक्सिमम होती है। 5 है जी, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट होता है, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है। याद रखिएगा, कॉमन सी बात है, आप जो स्पेस में एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस नापते हैं तो वो लाइट ईयर में नापते हैं, बहुत ही बड़ा यूनिट होता है लाइट ईयर किसका, डिस्टेंस का। अक्सर लोग यहाँ कंफ्यूज जाते हैं, एयर बट आ रहा है तो ये कहते हैं जी कि ये टाइम है, बट नाउ इट इज डिस्टेंस। ओशन टाइड्स आर कॉज्ड बाय, जो आपके समुद्रों में जो लहरें आती हैं ये किसकी वजह से आती हैं, तो ये आती हैं जी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड मून दोनों। यहाँ पे भी एक मिसकॉन्सेप्शन पाया जाता है कि कहते हैं कि सिर्फ चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स से आती है, नहीं, दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है वो हमारे ओशंस के अंदर लहरें पैदा होती हैं। इफ अ मैन गोज अबव द अर्थ सरफेस टू अ डिस्टेंस इक्वल टू थ्राइस द अर्थ रेडियस। ठीक है जी, यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि ये अर्थ है जी, ये सरफेस से लेकर के डिस्टेंस हो जाता है आधी। ठीक है, ये ग्रेविटेशन चैप्टर का है। इफ अ मैन गोज, एक इंसान जो है वो आपकी सरफेस से कितने डिस्टेंस पे चला गया जी, अर्थ के रेडियस के 3 गुना से। ठीक है, देखने देखने लिखा हुआ है, इफ अ मैन गोज अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से अबव मतलब ऊपर जा रहा है, कितना, टू अ डिस्टेंस इक्वल टू थ्राइस द अर्थ रेडियस, अर्थ रेडियस के 3 गुना डिस्टेंस से जा रहा है, तो ये हमने लिख दिया थ्राइस ऑफ अर्थ रेडियस। अब यहाँ पर जो जी की वैल्यू है उसका पूछा जा रहा है, शायद देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट बिकम्स, हाँ, तो यहाँ जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी। अब जी की वैल्यू का फॉर्मूला आपको याद है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है जी, उस पॉइंट पर जी बार हो जाएगा, कांस्टेंट होता है कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ भी चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस चेंज हो गया। और अब इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर और ये जो सेंटर है इसके दरमियान टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है जी, 3r प्लस 1r यानी कि 4r, तो 4re होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको सॉल्व करें, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को हमने बाहर रख लिया,
ठीक है, ये MCQ न्यूमेरिकल किए हमने बहुत सारे। अब ये जो है जी के बराबर हो जाता है, तो 1/16 जी। ठीक है जी, तो क्या हो रहा है जी, आपकी जो अर्थ सरफेस है जी, उसको डिवाइडेड कर दिया जा रहा है 16 से, ये आ गया जी। ठीक है, ये माइनस माइनस साइन कुछ भी नहीं है, ये ऐसी मिस प्रिंटिंग है। 1/16 जी। बोथ किलोवाट आवर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर द यूनिट्स ऑफ। किलोवाट आवर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके यूनिट होते हैं, तो ये यूनिट होते हैं वर्क के। ठीक है, सॉरी वर्क के, एनर्जी के की बात है, वर्क और एनर्जी इनके यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किलोवाट आवर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके यूनिट होंगे, एनर्जी के यूनिट होंगे। वर्क होता तो हम वर्क को कहते हैं। अक्सर यहाँ वॉट वर्ड आ रहा होता है तो लोग कह देते हैं जी पावर, कुछ लोग आवर देखते हैं तो कह देंगे टाइम। नहीं जी, पावर का यूनिट होता है वर्क का। मिसाल के तौर पर पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। अब इसमें से वर्क अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या बन जाएगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर का यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट वॉट। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, तो वॉट सेकेंड भी पावर का एक यूनिट बनता है। अब इनको बढ़ा दें, वॉट की बजाय हम किलो वॉट रख लें, बड़ा यूनिट रख लें पावर का, वॉट की बजाय किलो वॉट। और टाइम का भी हम बड़ा यूनिट रख देते हैं, सेकेंड के बजाय आवर रख देते हैं। तो किलो वॉट आवर भी किसका यूनिट हो रहा है, वर्क का यूनिट हो रहा है। ठीक है, तो वर्क का यूनिट होता है किलो वॉट आवर। If the frequency of fifth harmonic of a vibrating spring is 200 Hz, its fundamental frequency is। अगर आपके पास एक स्प्रिंग है 5 हार्मोनिक्स की, हाँ फिफ्थ हार्मोनिक है जी, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 200 हर्ट्ज, ये हो जाएगी जी फिफ्थ हार्मोनिक। और एन कितना है जी, 5 लूप्स में वाइब्रेट हो रहा है, तभी तो 5 फिफ्थ हार्मोनिक बन रही है। फंडामेंटल मालूम करनी है। फॉर्मूला क्या होता है जी, जनरल फार्मूला होता है F5 इज इक्वल टू एन F1। एन की जगह 5 डाल देंगे, ये आपके पास है 200। ठीक है जी, 5 इधर जाके डिवाइड होगा, 200 डिवाइडेड बाय 5 40 हो जाएगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 40 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर साउंड की स्पीड क्या होती है, कुछ भी नहीं होती। वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं कर सकती, याद होगा, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। तो वैक्यूम के अंदर इसकी कोई स्पीड नहीं होती है जी, जीरो होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स ऑफ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव जो होती है हमारे पास, ये होती है जी, ये वाली वेव स्टेशनरी वेव्स कहलाती हैं। ये इनके जो पॉइंट्स हैं ये नोड्स कहलाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो दो नोड्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, तो ये हमने बात की भी है, हाफ ऑफ वेव लेंथ होता है। क्योंकि अगर हम इस वाली वेव को एक अलग वेव मानते हैं, नीचे वाली वेव को आप एक अलग वेव मानते हो। ठीक है, दोनों को ज़रा बड़ा कर लो तो ये ऐसे हो गई, और ब्लैक वाली वेव जो है वो ऐसे हो गई, अब जाके पूरी हुई है। तो ब्लैक वाली वेव को देख लें, अब ये हो गई ये पूरी एक वेव लेंथ। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई वेव लेंथ, आधा कर लो तो कितनी हो जाएगी, ये दो नोड्स के दरमियान हाफ ऑफ वेव लेंथ। ठीक है, तो ये हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। हाफ ऑफ वेव लेंथ होता है, दो नोड्स या दो एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हाफ ऑफ वेव लेंथ होता है। अगले पर आते हैं जी, द नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर ऑफ अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज 4000। नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, ग्रेटिंग एलिमेंट आपको बताना है। ठीक है जी, तो ये नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें 4000। ठीक है, इससे हम दो बातें निकालेंगे, ये क्या हो गया नंबर ऑफ लाइन्स, और डिस्टेंस क्या है पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गई। ठीक है, वही बात है आपने न्यूमेरिकल में देखा था। इस वर्डिंग से हम दो चीज़ें निकालते हैं, नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर से हम दो चीज़ें निकालते हैं। ये जो वैल्यू दी हुई होती है ये नंबर ऑफ लाइन्स होती हैं, और पर सेंटीमीटर का मतलब होता है लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो ये हमने लिख दिया जी, नंबर ऑफ लाइन्स 4000, लेंथ 1 सेंटीमीटर, यानी कि तकरीबन 0.01 मीटर। ठीक है जी, अब हम इसको अब हम ग्रेटिंग एलिमेंट पे आते हैं। ग्रेटिंग एलिमेंट का फॉर्मूला होता है जी L डिवाइडेड बाय N। L हो गया 0.01 डिवाइडेड बाय 4000। चलें इसको ऐसे करते हैं, पॉइंटों में है ना, हाँ पावर में है तो इसको हम पावर में ही लिखते हैं। ये हो जाएगा जी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4000। ठीक है जी, 1 को आप 4000 से आप डिवाइड कर दें, 1 डिवाइडेड बाय 4000, ये हो जाएगा 0.00025, 0.00025 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ठीक है जी, हाँ अब 2.5 में लाना है आंसर। 0.00 है हमारे पास और ऑप्शन में 2.5 है, तो इस पॉइंट को यहाँ उठा के ले आए। ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर जनरेट होगी कितनी, 3, 1, 2, 3, 4 डिजिट्स आपने जम किए हैं, 10 की पावर 4। चूँकि नंबर 0 पॉइंट है तो 10 की पावर -4, और ये -2, इनको आप दोनों को ऐड कर देंगे। 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6।
तो ग्रेडिंग कितना हो गया जी, यहाँ पे -4 दिया हुआ है, हमारा -6 आ रहा है। लेट मी चेक अगेन। 1 सेंटीमीटर ये हो गया 10⁻², इसको डिवाइड किया यही आंसर आता है। लेट मी चेक, 1 डिवाइडेड बाय 4000, यस 0.00025, ये -4 प्लस, हाँ जी हमारा सही है, इनका गलत है। ठीक है, इनका गलत है, इन्होंने अच्छा इन्होंने सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, समझे आप बात, इन्होंने सेंटीमीटर में दिया हुआ है, देखें हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको कन्वर्ट ना करें, चले जी ऐसा कर लेते, कन्वर्ट ही नहीं करते हम इसको, सेंटीमीटर में दिया हुआ था, हमने मीटर कर दिया था ना यूनिट, तो सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 4000 ये हो जाएगा 0.00 कितना 00025। अब पॉइंट आप यहाँ लिया है, 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 -4। ठीक है, अब सही हो गया, 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सही है। तो हमने मीटर में निकाल लिया था, यहाँ पे सेंटीमीटर के ऑप्शन दिए थे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज फोकस एट इन्फिनिटी। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से आप फोकस कर रहे हो बहुत दूर। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 0.2 मीटर। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आपको दी हुई है जी 0.2 मीटर। एंड दैट ऑफ आई पीस इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे देखें यूनिट में गड़बड़ है, यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ मीटर है, ये भी सेंटीमीटर होगा, 0.2 भी सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं करेक्ट, सेंटीमीटर। एंड दी आई पीस की फोकल लेंथ आपको दी हुई है 5, आई पीस की है जी 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की लेंथ आपको बतानी है जी, दोनों की फोकल लेंथ ऐड करने से टेलीस्कोप की लेंथ बन जाती है 5 + 2 5 0.2 सॉरी, तो 5.2 हो जाएगा जी आंसर, ये देखो 5.2 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। अगर हम लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का है, देखें एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के एसआई यूनिट्स का रेशियो निकालें तो क्या बनता है, किसका एसआई यूनिट का क्या निकालना है, रेशियो। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम रेशियो का मतलब होता है डिवाइडेड बाय किससे, लीनियर मोमेंटम, और इनके यूनिट्स को यूज करना है, डायमेंशंस को नहीं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा नहीं है हमने चैप्टर 5, लेकिन बहरहाल याद रख लेगा, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, तो जूल सेकेंड। जबकि लीनियर मोमेंटम का यूनिट आपको बताया जा चुका है न्यूटन सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया जी, क्या बनता है जी, जूल पर न्यूटन। तो ये आंसर आएगा जी जूल पर न्यूटन या जूल न्यूटन -1। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इस नंबर में 1.6 में जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये जी 2 है, 1 और 0, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, तो 1 और 6 सिग्निफिकेंट हो गए, 2 इसमें आंसर हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ k डॉट जे मल्टीप्लाई आई, ये क्या होगा, k डॉट जे क्रॉस आई। अच्छा जी हम जानते हैं i क्रॉस j जो है वो k के बराबर होता है। ठीक है जी, अगर हम इसको पलट दें j क्रॉस i कर दें, तो हमने ये पढ़ा हुआ है, प्रूफ भी किया हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, साइन का फर्क आ जाता है, माइनस साइन का फर्क आ जाता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो i क्रॉस j k है, तो j क्रॉस i कितना होगा, -k। ठीक है, ये प्रूफ किया जा चुका है, आपको प्रूफ कर चुका हूँ। तो j क्रॉस i कितना हो गया, k डॉट -k, माइनस को आप हटा दें या फिलहाल कॉमन कर लें, क्या बचता है जी, k डॉट k। सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है, तो k डॉट k 1 हो गया जी, -1 माइनस आ गया अब वापस, तो -1 आंसर होगा, ये रहा -1। स्टोक लॉ इज एप्लीकेबल टू, अच्छा स्टोक लॉ वो जो हमने लास्ट पेपर जो सॉल्व किया था उसमें हमने बात की थी ना फ्लूइड फ्रिक्शन की, तो फ्लूइड फ्रिक्शन के अंदर एक स्टोक लॉ है, एक लॉ पेश किया था स्टोक्स ने, तो वो उसको हम कहते हैं स्टोक्स लॉ। वो आपको बताता है कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6π/μ/v, ये वैल्यू दी गई है उसकी। ठीक है जी, उस लॉ से हमें पता चलता है फ्लूइड फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6π/μ/v। ये v वेलोसिटी होती है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, पाई आपको पता है क्या होता है, कांस्टेंट है, ये वैल्यू है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं स्टोक्स लॉ। तो स्टोक लॉ किस पर अप्लाई हो रहा होता है, मूविंग बॉडी थ्रू विस्कोस मीडियम, यानी वही गाढ़े मीडियम लिक्विड। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन देख लें आप, नॉन विस्कोस नहीं, वैक्यूम नहीं, सरफेस ऑफ लिक्विड नहीं। एक ऑब्जेक्ट अगर एक गाढ़े मीडियम में घुस जाएगा ना, तब उस पर ही अप्लाई हो रहा था। तो मूविंग बॉडी थ्रू विस्कोस मीडियम, ये एमसीक्यूज हो गए जी। शॉर्ट सेक्शंस पे आते हैं। रेडार वाला टॉपिक आपका रिड्यूस हो चुका है वैसे तो, फिर भी याद कर लिएगा अगर देखना याद करना हो तो। रेडार का मतलब पूछा जा रहा है, रेडार किस प्रिंसिपल पे काम किया जाता है,
और पूछा जा रहा है जी कि बताएं साउंड वेव और लाइट वेव में किसकी लार्जर वेव लेंथ होती है, किसकी लार्जर फ्रीक्वेंसी होती है। लार्जर वेव लेंथ साउंड की होती है, साउंड की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, मीटर सेंटीमीटर्स में होती है, जबकि लाइट की वेवलेंथ जो है वो -10 की पावर -6 -7 तक के ऑर्डर पर होती है। तो बड़ी वेवलेंथ जो है वो साउंड की होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी बड़ी जो है वो लाइट की होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब लाइट की वेवलेंथ अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है। बहरहाल इस सवाल पे आते हैं। इफ़ ए और बी दो वैक्टर्स दिए गए आपको 3 कंपोनेंट्स में, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी। ये एमसीक्यूज हमने, ये न्यूमेरिकल हमने किया हुआ है चैप्टर 2 के, जब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए तो उसमें मैंने ये बताया था आपको। दो वेक्टर्स दिए हैं आपको, एक ए वेक्टर है जी, क्या वैल्यू है 2i माइनस 6j माइनस 3k, 2i माइनस 6j माइनस 3k, ठीक है जी, यही है ना, हाँ। जबकि बी वेक्टर आपको दिया हुआ है, क्या वैल्यू है उसकी 4i प्लस 3j माइनस के, 4i प्लस 3j माइनस के। आपसे कहा जा रहा है यूनिट वेक्टर मालूम करें। देखें क्या लिखा हुआ है, फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मालूम करना है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, ए और बी के प्लेन से। अगर आपके पास ये ए वेक्टर है, ठीक है जी, ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, इन दोनों को मिला के ये प्लेन बन गया। अब इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये हो गया जी, ठीक है, ये हो गया आएगा जी सी, ठीक है, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। ए और बी को अगर आप क्रॉस करोगे तो ये सी बनेगा, जो कि इस ए बी के प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। इस सी का यूनिट वेक्टर मालूम करना है आपको, ठीक है। तो हमने ए और बी का ये बनाया जी एक प्लेन, और इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो ये सी कहलाता है, जो कि हमें कैसे हासिल होता है, ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट को लेके। इस सी वेक्टर को नहीं, इसके यूनिट वेक्टर को मालूम करना है। बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम ये सी निकालेंगे, ठीक है, कैसे, ए क्रॉस बी करके, ए क्रॉस बी करके हमने ये सी निकालना है। मैट्रिक्स फॉर्म तरीका बताया था मैंने आपको, आई जे के, पहले ए की वैल्यू लिखे 2 माइनस 6 माइनस 3, बी की वैल्यू लिखे 4 प्लस 3 माइनस 1। अब सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले आई, आई कैसे लिखेंगे हम, आई कैसे लिखेंगे हम, जे और के का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जे और के का। तो -6 मल्टीप्लाई -1, डिटर्मिनेंट में माइनस साइन आता है, फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये तो हो गया जी आई। अब माइनस जे, अब जे का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसका डिटर्मिनेंट लेंगे, आई और के का। तो 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से। ये टेक्निक या ये तरीका अगर आपने रिपीट करना हो तो पुरानी क्लास को देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग। -3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हमें प्लस के चाहिए, के लिए हम डिटर्मिनेंट लेंगे आई और जे का, तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन, -6 मल्टीप्लाई होगा 4 से। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं इसको जल्दी। ये हो जाएगा जी माइनस माइनस प्लस 6, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, माइनस जे 2 1 ज़ा 2 माइनस का, माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12, प्लस के 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24। ये हो जाएगा जी 15 आई माइनस, अच्छा यहाँ पे देखें जी माइनस जे, और अंदर बचेगा आपके पास प्लस का 10, फिर ये हो जाएगा प्लस के, और 6 और 24 कितने होते हैं 30। सही तरीके से लिखें इसको हम, तो 15 आई माइनस 10 जे प्लस 30 के। ये तो आ गया जी ए क्रॉस बी। ठीक है, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है जी, ए क्रॉस बी का हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। चाहे सी कह लेना, ये सी वेक्टर हो गया ना, इसको तो ए क्रॉस बी क्यों कह रहा हूँ मैं, सी कह लेते हैं इसको, ये सी वेक्टर हो गया। अब हम सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कैसे निकलते हैं जी, तीनों के जो ये ए एक्स है, ये ए एक्स है, ये ए वाई है, ये सी एक्स सी वाई सी जेड, इनके आप स्क्वायर ले लें। 15 स्क्वायर प्लस माइनस का 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपको याद होगा फार्मूला क्या होता है, ये वाला फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं जी जल्दी जल्दी से। 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225, प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100, 30 का स्क्वायर होता है 900। ठीक है जी, ये हो जाएगा 900 हज़ार 1225। ठीक है जी, 1225 का अगर स्क्वायर रूट निकल सकता है तो निकाल देना, इनको रहने दें।
35 निकलता है, निकाल देते हैं, 35 निकल रहा है, निकाल लिया मैंने, ठीक है। अच्छा जी, अब यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है जी? कंप्लीट वेक्टर को यानी सी वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। सी वेक्टर हमारे पास क्या है, 15i माइनस 10j प्लस 30k, डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 35 से। सारी वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, 15 डिवाइडेड बाई 35i माइनस 10 डिवाइडेड बाई 35j प्लस 30 डिवाइडेड बाई 35k, ठीक है जी। ये आपके पास आ गए। अब अगर आप चाहें तो सिंप्लीफाई करना चाहें कर लें। अगर आप काट के सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 15, 5 7 35, 5 2 10, 5 7 35, 5 6 30, 5 7 35। ये हो गया जी आपके पास यूनिट वेक्टर। 3/7i माइनस 2/7j प्लस 6/7k, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा सवाल हो गया, व्हाट इज मीन बाय आइसोलेटेड सिस्टम, प्रूव दैट द लीनियर मोमेंटम ऑफ टू इंटरेक्टिंग बॉडी इज कंजर्व। आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है और वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वेरिफिकेशन थी वो करनी है आपको, ठीक है। तो आपसे कहना है प्रूव करो कि लीनियर मोमेंटम जो है दो इंटरेक्टिंग बॉडीज का, यानी ऐसी दो बॉडीज जो एक दूसरे से टकराने वाली हैं, इस कंजर्व बराबर होता है। तो ये आपको लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंट, लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम की वेरिफिकेशन करनी है। अगला आता है जी, अगला क्या है, न्यूमेरिकली लग रहा है, हाँ वैल्यूज तो है। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड अ डीप माइन टू दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 0.99। रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड अ डीप माइन, एक माइन के अंदर, यानी कि जमीन के अंदर ही होती है ना माइन, अंदर का आपको आपको जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, उसको हम जी बार कहेंगे, और जो सरफेस पर जी है उसको हम कहेंगे जी। तो आपसे कह रहे हैं जी रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। रेशियो का मतलब डिवाइड किसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड अ डीप माइन, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं जी बार, और इसको हमें रेशियो करना है किससे, टू दैट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो सरफेस पर जो है उसको हम जी कहते हैं, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको हम जी से मेंशन कर रहे हैं, और जो पॉइंट अंदर गहराई पर माइन, यानी कि माइन के अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको जी बार से, और ये हो गया इन दोनों का रेशियो, जी बार डिवाइडेड बाई जी। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड अ डीप माइन टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज 0.99। तो इस रेशियो की वैल्यू हमें दी हुई है 0.99। क्या कहते हैं जी, फाइंड द डेप्थ ऑफ द माइन अज्यूमिंग दैट द डेंसिटी इज यूनिफॉर्म एंड द अर्थ रेडियस की वैल्यू दी हुई है, हमसे बोला है फाइंड द डेप्थ ऑफ द माइन। ये जो माइन है इसकी गहराई मालूम करनी है, डी मालूम करना है आपको, ठीक है, डी इज टू बी कैलकुलेटेड। अच्छा जी, आपको जी बार, ये जो डेप्थ पर हमने दो डेरिवेशंस की थी, एक था जी वैल्यू ऑफ जी विद एल्टीट्यूड और एक था विद डेप्थ। तो डेप्थ में जो हमने जी बार की वैल्यू बनाई थी वो क्या थी जी, जी 1 माइनस जी अपॉन आर ई। ये क्वेश्चन में ड्राइव की थी, आपको याद होगा। ये वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड करा दें आप, ठीक है जी। इधर आप इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर ई, ऊपर हो जाएगा आर ई माइनस डी। ये वैल्यू आपको दी हुई है जी, जी बार अपॉन जी की वैल्यू ये दी हुई है आपको 0.99, तो ये हो गया 0.99, ठीक है जी। आर ए डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई करा देंगे हम आर ई, ठीक है जी, इज इक्वल टू आर ई माइनस डी। अब आप वैल्यू डाल दो, आर ई कितना है 6.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ठीक है, यही वैल्यू है ना, देख रहे हैं, हाँ। और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 0.99 से, इधर आर ई की वैल्यू है 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6, ओ सॉरी प्लस 6 माइनस डी। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, 6.38 मल्टीप्लाई बाय 0.99, इट इज 6.32, 6.32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इधर क्या है 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 माइनस डी। माइनस डी जो है, ये जो माइनस डी है ये इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी। तो डी इज इक्वल टू 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, और ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस हो गई, 6.32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 कॉमन ले लेते हैं जी, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कहीं आप पावर ऐड करा दें, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई होता है ना तो फिर हम पावर ऐड करते हैं, यहाँ माइनस है तो हमने कॉमन लिया 10 की पावर 6, इधर से क्या बचा 6.38 माइनस इधर से क्या बचा 6.32, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास 0.06, ठीक है जी।
अब हम इसको लिखें 0.06 मल्टीप्लाई 10⁶ d। ठीक है जी, इसको आप चाहे तो खोल लें जी। 0.06 मल्टीप्लाई 10⁶ का मतलब होता है 60, और सॉल्व कर लें इसको, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1 2 पॉइंट का है मेरा, पॉइंट यहाँ है ना, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, यहाँ आ जाएगा तो ये 0 बेकार लिखा हुआ है। 60,000 आएगी जी इसकी डेप्थ। डेप्थ कितनी आएगी? 60,000 मीटर। दैट इज योर डी। अगले पर आते हैं जल्दी जल्दी से। अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट। ये वाला तो न्यूमेरिकल मैंने बहुत दफ़ा कराया आपको, चैप्टर 8 में है ये, वर्क एनर्जी एंड पावर वाले में। एक घोड़ा जो है वो एक गाड़ी को खींच रहा होता है, यूनिट का इशू है। इसको मैंने 2 3 दफ़ा कराया, इसको तो आप देख लीजिएगा, खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, इतना कोई मुश्किल तो है नहीं है, सेम ही न्यूमेरिकल है। अगले पर आते हैं, द रेडियस ऑफ फिफ्थ डार्क न्यूटन रिंग इज 3 मिलीमीटर। चैप्टर 9 न्यूटन रिंग। ठीक है, न्यूटन रिंग का मामला है जी, कह रहे हैं रेडियस ऑफ फिफ्थ डार्क रिंग इज 3 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ रिंग हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं जी, कितना है? 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर है। और नंबर ऑफ रिंग कौन सी है जी? 5वीं रिंग है, तो एन कितना हो गया? कैपिटल एन होता है इसमें 5। और कौन सी है? डार्क रिंग। ठीक है, तो रेडियस ऑफ फिफ्थ डार्क रिंग इज 3 मिलीमीटर। हमने लिखा रिंग नंबर 5 डार्क रिंग, और रेडियस 3 मिलीमीटर। आगे कहते हैं व्हेन लाइट की वेवलेंथ आपको दी हुई रहेगी 5.89 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। 5.89 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, इट इज वेवलेंथ। मालूम क्या करना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर? देखा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कैपिटल आर आपको मालूम करना है। अब अगर आपको याद हो तो न्यूटन रिंग में एक फॉर्मूला जो ये जो डार्क रिंग्स होती हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसमें रेडियस ऑफ रिंग का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था जी, क्या था? n-1 लैम्डा आर। ठीक है जी, इस फॉर्मूले को हमने ड्राइव किया था n-1 लैम्डा आर। अब इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं, या चले आप पहले स्क्वायर कर लें, क्या करें, जो भी मर्जी है, स्क्वायर वैल्यूज डाल देते हैं। अच्छा, ये मिलीमीटर है, इसको कन्वर्ट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ इज इक्वल टू n-1, n 5 है, 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4 बचेगा। 4 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ कितनी है? 5.87 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। ये आर हमें मालूम करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं इसका। 3 का स्क्वायर होता है 9, 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻6। और यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जब स्क्वायर करोगे तो आप रूट खत्म हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5.87 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 23.48। 23.48 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 आर। मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 23.48 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 इक्वल्स टू आर। 9 को आप डिवाइड करें जी, 9 को डिवाइड करें 23.48 से, तो आंसर आएगा 0.38। 0.38 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, माइनस का 7 ऊपर जाके प्लस का 7 हो गया आर। आर इज इक्वल टू 0.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी बची जी? प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से आप 6 को निकाल दें, 1 बचता है, और 1 आप लिखते नहीं हो तो बस 10 ही लिख दिया आपने। अब इस 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.8 मीटर जो है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट। ये शो दैट द एक्सप्रेशन f इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट f मल्टीप्लाई बाय l अपॉन m इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशंस वाली बात है। एक बड़ी सी इक्वेशन आपको दी हुई है, लिख लेते हैं पहले इस इक्वेशन को। f इज इक्वल टू, f था ना, हाँ, f इज इक्वल टू 1/2l, l से मुराद लेंथ होगी, अंडर रूट f l अपॉन m, f मल्टीप्लाई l अपॉन m। हमें साबित करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। स्मॉल f फ्रीक्वेंसी है, कैपिटल F फोर्स है, l लेंथ है, m मीटर है। लेफ्ट साइड की बात करें इस इक्वेशन में तो f है जी, और f का फॉर्मूला होता है 1/t, और f का यूनिट क्या हो जाएगा? t-1। ठीक है जी, क्योंकि टाइम पीरियड का t डायमेंशन हो गया, उसको ऊपर लेके गए -1। तो लेफ्ट साइड पे डायमेंशन क्या बन रही है हमारी? t-1। ठीक है, राइट साइड पर आते हैं, और लिखा हुआ क्या है जी? फोर्स
मल्टीप्लाई लेंथ डिवाइडेड बाय मास। डायमेंशंस डालें। फोर्थ का डायमेंशन होता है जी एम एल पर टी स्क्वायर होता है, जिसमें मैं इसको ऐसे लिखूंगा -2, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल पर टी स्क्वायर, ये टी ऊपर जाएगा तो टी -2 मल्टीप्लाई बाय एल। लेंथ की तो डायमेंशन एल ही होती है और मास की डायमेंशन एम ही होती है, ठीक है जी। अंडर रूट एम से एम कट गया, क्या बचा जी एल और एल, एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी -2, ठीक है जी। ये वाला एल ये वाला एल, एल स्क्वायर हो गया। रूट खत्म करते हैं, या इसको आप रूट को आपको पता है मैथमेटिक्स में पावर 1/2 बन जाती है, ठीक है जी। अगर आप रूट को उड़ा देते हो स्क्वायर रूट को तो 1/2 हो जाएगी। इस 1/2 से दोनों पावर को मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है जी। दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करा दी 1/2 से, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, तो एल और टी। एक एल कहाँ से आ गया, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, एक एल क्यों बच रहा है। हाँ एक एल क्यों बच रहा है ना हमारा, क्योंकि हमने बार वाले को तो लिया ही नहीं। बार भी तो है 1/2 एल, चले इसको तो साइड में लेके चलते रहते हैं 1/2 एल, ठीक है जी। अच्छा कोफिशिएंट्स की तो कुछ होती नहीं है, यू नो दैट। चले इसको 1/2 एल ही लिखते रहते हैं अभी तो इसको हम, चले। हाँ जी ऐसा था ना, ये 1/2 एल हमने स्क्वायर रूट लिया हुआ, बाहर बाहर वाले को भूल गए, ठीक है जी। तो हमने ये अंदर से ऐसे सॉल्व किया, बाहर 2 एल ऐसे चलता आ रहा है। अच्छा ये 2 से 2 कटा, एल बचा, 2 से 2 कटा, टी -1 बचा, मल्टीप्लाई बाय 1/2 एल, एल से एल कट गया। अब क्या बचता है आपका, टी -1 और 1/2। 1/2 की तो कोई डायमेंशन ही नहीं होती है, टी -1 देख लें जी, दोनों तरफ सेम आ गई, सेम आ गई, प्रूफ हो गया। आगे क्या कहते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आपको बतानी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। डायमेंशन डालते हैं 1/2, मास की डायमेंशन m होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है l पर टी स्क्वायर होती है, इसको मैं t -2 लिख दूंगा, ठीक है। l पर टी स्क्वायर होती है, सॉरी l पर t होती है, ठीक है, लेकिन मैं इसको l t -1 लिख दूंगा, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया -1 और 2 पावर 1/2 m, एल का स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर, टी -1 का स्क्वायर हो गया टी -2, ठीक है जी। 1/2 की डायमेंशन नहीं होती, क्या हो गया जी एम एल स्क्वायर टी -2, ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हो गया, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन में निकाल दिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अ बॉय स्टैंडिंग 12 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग कैन जस्ट बेयरली रीच द रूफ। ये न्यूमेरिकल मैंने कराया हुआ है, कई दफ़ा कराया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, हाँ ये तो कराया हुआ है। एक आपसे कह रहे हैं जी, एक बिल्डिंग है, ठीक है जी, और एक ये लड़का है, ए पॉइंट पर एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि बिल्डिंग से 12 मीटर दूर है, ठीक है जी, 12 मीटर दूर है। और बिल्डिंग की जो छत जो कि 10 मीटर ऊपर है, ये उससे एक बॉल को थ्रो कर पाता है। जैसे बिल्डिंग की हाइट है ये कितनी है, 10 मीटर। अब जब बच्चा बॉल फेंकता होगा तो ऐसे आती है बॉल और ऐसे बी पॉइंट पर आ जाती है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, जिसमें हाइट जो है, हाइट आपकी 10 मीटर हो गई, जबकि रेंज आप कैसे निकालोगे, 12 और यहाँ का भी 12 दोनों को ऐड करके, तो रेंज आपकी हो जाएगी 24 मीटर। आपको मालूम क्या करना है, देखें, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स। जो वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी, उसके दोनों कंपोनेंट, यानी वी ओ एक्स भी मालूम करना है और वी ओ वाई भी मालूम करना है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया हुआ है, इसको सॉल्व कर लिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी भी। नेम द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। उस एक्सेलरेशन का नाम बताएं जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने से पैदा होती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड ड्राइव द रेलेवेंट एक्सप्रेशन, और उसकी इक्वेशन भी ड्राइव करें। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन और डेफिनेशन दोनों है। टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ F1 एंड F2, अब ये एक डेरिवेशन है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कहलाता है। ये हम चैप्टर 10 में इसको डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। वैसे ये पढ़ लेंगे हम, तो ये हमें आता है। अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूस थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग चैप्टर 9 से न्यूमेरिकल है ये, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का है जी। थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया कि एन जो है वो हमारे पास 3 हो गया। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जी, थर्ड ऑर्डर का स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। लाइट की वेवलेंथ आपको दी हुई है 7 मल्टीप्लाई, लाइट की वेवलेंथ है 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है।
तो एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है वो प्रोड्यूस कर रहा है जी थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम। लाइट की वेवलेंथ है 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल जो है आपके पास वो है 30 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल। व्हाट इज इट्स ग्रेटिंग एलिमेंट एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर। आपको क्या मालूम करना है, एक तो ग्रेटिंग एलिमेंट आपको मालूम करना है यानी कि डी, और आपको मालूम करना है नंबर ऑफ लाइंस मालूम करना है। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग कितना है पर मिलीमीटर का मतलब हो गया 1 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा है, वेवलेंथ लाइट की ये है, एंगल ये है, ग्रेटिंग एलिमेंट बताएं और बताएं नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी पर मिलीमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर में। तो हमने लेंथ लिख दी जी 10⁻³ फॉर्मूला आपको याद होगा जी एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये फॉर्मूला है जी। एन आपके पास 3 है, वेवलेंथ आपके पास 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ है, डी हम निकालेंगे यहाँ से, साइन एंगल हमारे पास है 30। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर सकते हो आप इजीली। सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू निकालोगे, शायद 0.5 आती है, इधर आ जाएगा 7 3 21 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। 0.5 इधर आएगा तो डी इधर यहाँ पे 0.5 डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगी, ये तो डी आप निकाल लिएगा इजीली। ठीक है, ये खुद सॉल्व कर लिएगा, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि ये अभी तो रिसेंटली कराएं। अच्छा, अब ये कैसे निकालेंगे, डी का एक और फॉर्मूला होता है जी लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है जी, नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय लेंथ। यहाँ पर आपके पास एन चाहिए तो इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे, एन इज इक्वल टू एल अपॉन डी। एल की वैल्यू ये दी हुई, डी की वैल्यू आप यहाँ निकाल लोगे, दोनों को डिवाइड करोगे एन आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं, कराए हुए हैं जी। आगे बढ़ते हैं। अ लेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। एक मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर आप एक लेंस को यूज़ कर रहे हो, उसकी फोकल लेंथ ये है, तो ये मैग्नीफाइंग ये जो है हमारे फोकल लेंथ हो जाएगी मैग्नीफाइंग की, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास की फोकल लेंथ हो गई, जिसको हम एफ से डिनोट कर देते हैं। कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा जा रहा है वही मैग्नीफाइंग ग्लास, ये वाला एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसमें जो लेंस यूज हो रहा है उसकी फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया 2 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस। इस लेंस से ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा जाएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं पी। पी हमें मालूम करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाउ फार द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस फ्रॉम द लेंस, व्हाट इज इट्स मैग्नीफाइंग पावर, और इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी इस लेंस की। ठीक है जी, ये तो हो गया बात। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर ये सब है। अब ये जो हम पढ़ेंगे, मैंने कहा है ना इसमें क्यों, यहाँ पर हम अभी बात कर लेते हैं। वैसे मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। जो मैग्नीफाइंग ग्लास से जब इमेज बनता है ना, तो वो इमेज होता है जी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे, यानी कि डी पर होता है। डी को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, और इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखोगे ना, करीब करोगे तो धुंधला नजर आएगा। जब आपको क्लियर नजर आएगा तो आपका इमेज जो है एक्चुअल में कहाँ बन रहा होता है, डी पर 25 सेंटीमीटर के आसपास बन रहा होता है। ठीक है, और चूंकि वर्चुअल इमेज होता है तो ये माइनस किया जाता है। अगेन वही बोलूंगा, ये वाली बात ज़्यादा डिटेल में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। बहरहाल क्यू हमें यहाँ से पता है 25 सेंटीमीटर। 1 अपॉन वो जो मिरर इक्वेशन या लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, इससे हम p निकाल लेंगे। p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q। ठीक है जी, 1/f हो गया 2, ये माइनस 1/q कितना है, -25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/25। ठीक है जी, 25 और 2 का जो एलसीएम निकलेगा वो 50 होगा। यहाँ आएगा 25, यहाँ आएगा 2, ये हो जाएगा जी 27/50। इधर है 1/f, इसको चेंज कर दें, f इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 27, और 50 को 27 से जब हम डिवाइड करते हैं आंसर आता है 1.85। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, 1.85 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ना हमारी यूनिट जी। अरे फोकल लेंथ क्यों निकाल ली मैंने सर। अच्छा हाँ, ये पी है ना, 1/p 1/p 1/p। ठीक है, तो ये पी है जी, ये पी हम मालूम कर रहे हैं। ठीक है, ये फोकल लेंथ नहीं है, ये पी है। पी कितना है, 1.85 सेंटीमीटर। इस फासले पर आपने ऑब्जेक्ट को रखना होगा। पी आपके पास आ गया, पी आपने मालूम कर लिया। अब एम मालूम करना है जी। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसका एम कितना होता है जी, मालूम करने का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम, d/f + 1।
डी कितना है 25, एफ कितना है 2 + 1। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 12.5 + 1, इट इज़ 13.5। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी जाएगी इसकी 13.5। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। ये हो गया, कौन सा था हमारे पास, ये वाला। प्रूव दैट, अब 13, प्रूव दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, ये आपको साबित करना है कि सिंपल पेंडुलम का मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक होता है। चैप्टर नंबर 8 याद कर लिएगा इसको। डिफाइन टॉर्क ऑफ अ कपल एंड प्रूव दैट। अब ये चैप्टर 5 का है, ये टॉपिक स्किप है। ठीक है, और वैसे भी हमने चैप्टर 5 पढ़ा नहीं है, तो इसको भी आप अभी फिलहाल स्किप कर। अगला एक न्यूमेरिकल है, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, एक 100 सेंटीमीटर का स्ट्रिंग है, वाइब्रेट कर रहा है जी 4 लूप्स में एट 50 हर्ट्ज। 4 लूप में जब वाइब्रेट करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो डेटा बना लेते हैं इसका जल्दी जल्दी से। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी दी हुई है हमें, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी हुई है जी 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, इसको अगर आप मीटर में डिवाइड कर दें 100 से तो 1 मीटर हो जाएगा। अच्छा जी, जो स्ट्रिंग्स में वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं वो 4 लूप्स हैं जी। स्टैंडिंग वेव में नंबर ऑफ लूप्स कितनी है 4, और इस 4 लूप में जब वाइब्रेट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ रही है, यानी F4 फोर्थ हार्मोनिक कितनी है 50 हर्ट्ज। आगे क्या कहते हैं, द लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग इज 4 × 10⁻⁴। 4 × 10⁻⁻⁴, ये क्या है लीनियर डेंसिटी, म्यू से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट चेक कर लिएगा, आपको क्या दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन आपको स्ट्रिंग की मालूम करनी है। ठीक है जी, तो ये आपके पास इस न्यूमेरिकल का डेटा हो जाता है। अच्छा, अब चूंकि यहाँ ग्राम ग्राम पर सेंटीमीटर में दी हुई है ना, हम क्या करते हैं, हम लेंथ को भी कन्वर्ट नहीं करते, लेंथ को भी हम जो है वो सेंटीमीटर में रहने देते हैं, और फिर जब हमारे पास टेंशन आएगी तो वो डाइन में आएगी, और फिर डाइन से हम न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम इस न्यूमेरिकल को सीजीएस सिस्टम में ही सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, चले अब सॉल्व करते हैं जी। ये जो टेंशन होती है इट इज इक्वल टू फोर्स, क्योंकि टेंशन फोर्स एक ही बात होती है, टेंशन फोर्स वेट ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, ये सब एक ही चीज़ होती है। अच्छा, अब हमें क्या मालूम करना है जी, हमें मालूम करनी है फंडामेंटल, सॉरी हमें क्या मालूम करना है, टेंशन मालूम करनी है, और टेंशन मालूम करने के लिए हमें समझ लो आप वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √T/μ0। हाँ, तो अब हमें वेलोसिटी चाहिए जी, हमें सॉरी हमें क्या चाहिए, हमें टेंशन चाहिए, हमें टेंशन मालूम करनी है जी, ये टी हमें मालूम करना है, और टी इज़ एक्चुअली अ फोर्स, हमें फोर्स ही मालूम करनी है। बहरहाल हमारे पास वेलोसिटी के फॉर्मूले में टी आता है, इसको हम फोर्स वाली बात हटा ही देते हैं। अच्छा, वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमने सोनोमीटर वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, T/μ0। ये टी मालूम करना है आपको, पॉइंटर का है, ये टी आपको मालूम करना है, μ0 आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं दी हुई। अब वेलोसिटी निकालेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का यानी F1 का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला ये भी है हमारे पास, V/2L, याद होगा आपको। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में से हम V मालूम कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए होगी, दो चीज़ें, एक ये L लेंथ वो हमें दी हुई है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। तब हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, F4 इज इक्वल टू NF1 वाले फॉर्मूले से। ठीक है, F4 हमें दिया हुआ है 50, नंबर ऑफ लूप्स 4 है जी, F1 हमें चाहिए, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा F1 इज इक्वल टू 12.5 हर्ट्स। ठीक है जी, F1 हमारे पास कितनी आ रही है 12.5 हर्ट्स। अजीब सी वैल्यू है ना, 12 12 14 25, ये आ रही है F1। F1 हमने निकाल ली। अब जब हमने F1 निकाल लिया, अब आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर लो। F1 कितना है 12.5, जी हमें मालूम करनी है 2 × 100। ठीक है जी, 12.5 इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय 200, डिवाइड हो रहा है आगे मल्टीप्लाई आ जाएगा, 12.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 200 से, वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। तो 12.5 मल्टीप्लाई बाय 200, ये हो जाएगी 2500। वेलोसिटी कितनी है 2500, ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, इसका इसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड होता है, यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास वेलोसिटी। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू √T/μ0। वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 2500, √T/μ0 कितना है 4 × 10⁻⁻⁴। स्क्वायर रूट कर लेते हैं जी, सॉरी स्क्वायर कर लेते हैं,
2500 का स्क्वायर देखिएगा क्या आता है, 2500 मल्टीप्लाई बाय 2500, यह जाएगा जी 62,50,000, 62,50,000। लेट मी चेक अगेन, 4 0 है ना जी, ठीक है जी। और इधर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, टी डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻, 1 2 3 4 5 6 प्लस का 6। अब ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही है इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू टी। अब 4 को 6.25 से मल्टीप्लाई करें, 6.25 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 25, और 10 क्या हो जाएगी जी, 6 माइनस 4, 2 बच जाएगी। t इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अब ये टेंशन आपके पास आ रही है जी 25 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है डाइन के अंदर, ये हमारे पास आ रही है टेंशन फोर्स है, फोर्स का SGS का यूनिट है डाइन। अब हमें इसको न्यूटन में लाना है, तो 1 न्यूटन, ये कन्वर्जन याद कर लेगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होती है, हमें तो डाइन से न्यूटन में लाना है, तो हम डिवाइड करेंगे, यानी 10⁻−5 चलाएंगे। तो अब हमारे पास जो टेंशन है डाइन में कितनी है, 25 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब हम इसको करेंगे जी मल्टीप्लाई किससे, 10⁻−5 से। -5 से क्यों, क्योंकि न्यूटन बड़ा होता है, डाइन छोटा होता है। ये न्यूटन से डाइन में ले जाने की कन्वर्जन क्या है, 10⁻5। हम तो उल्टा कर रहे हैं, हमारे पास तो डाइन में है, हम उसको न्यूटन में ला रहे हैं, तो हम उल्टा करेंगे 10⁻−5, ठीक है। ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10⁻−3, ये आपके पास टेंशन आ गई। सॉरी -2 होगा ना, हाँ 3 तो होगा, सही तो है, ठीक है जी। ये आपके पास टेंशन आ गई, ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है जी, हमने आखिरी न्यूमेरिकल कर लिया। अब लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं जी। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसको स्किप कर दें, अभी ये चैप्टर 10 का है अभी फिलहाल। इंक्लाइन प्लेन वाला सवाल है जी चैप्टर 3 से, ये याद कर लिएगा। डॉपलर इफेक्ट, उसके ये 2 केस है। पहला केस देखिएगा, लिसनर मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, सोर्स रुका हुआ है, लिसनर सोर्स की तरफ जा रहा है, इस पर क्या इक्वेशन बनती है। और सोर्स मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, अब लिसनर रुका हुआ है और सोर्स जो है वो लिसनर की तरफ जा रहा है, तो इन दो में जो इक्वेशन बनती है वो बनानी है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मास ऑफ सन, मास ऑफ सन की इक्वेशन बनानी है आपको, ठीक है। वो जो कैलकुलेट किया था ना, हमें यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन बनाने को कह रहे हैं। व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, ये सब बताना है। प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ये साबित करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ये हमने किया हुआ है वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर से, असल में 2 चैप्टरों का उसमें ही, उससे पहले वाले चैप्टर में आता है ना ग्रेविटेशन में मास ऑफ सन, ये वो है, और कंजर्वेटिव फील्ड। अगला देखें जी 5A क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ एडिंग 2 वेक्टर A1 A2 मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2 विद x एक्सिस। ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड की वेरिफिकेशन कराई थी ना, ये वो है जिसमें हमने देखा था कि A और B वेक्टर हमने यूज किया था, यहाँ हमें A1 और A2 यूज करना है, A और B नहीं, B की जगह A की जगह A1 और B की जगह A2 यूज करेंगे। तो हमने जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड था ये वो है, उसकी वेरिफिकेशन है, इसको भी करिएगा आप। अगला है जी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसके अंदर आपको किसकी स्पेस देनी है, एक्सप्रेशन देनी है फ्रिंज स्पेसिंग की। लेकिन जाहिर बात है फ्रिंज स्पेसिंग से पहले आपको फ्रिंज पोजीशन की भी देना पड़ेगी, क्योंकि फ्रिंज पोजीशन का जो फॉर्मूला होता है वही स्पेसिंग में यूज होता है। तो यहाँ आपको सभी कुछ लिखना है, यंग पूरा एक्सपेरिमेंट लिखना है, फ्रिंज पोजीशन की इक्वेशन ड्राइव करनी है, और फ्रिंज स्पेसिंग की भी आपको फिर आखिर में इक्वेशन ड्राइव करनी है। ये था जी आपका 2017 का पेपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले पेपर को देखेंगे। इस पूरे पेपर को अब आपने सॉल्व करके रिटर्न करना है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।